Fall to the floor. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को हिंदी में भी बता दिया करो, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो समांतर श्रेणी या एपी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेट्रिक यानी कि विच इज रिलेटेड टू नंबर्स, जो चीज नंबर से संबंधित है, ठीक है। एंड प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है? अच्छा, इसको समझने के लिए हम कुछ और टर्म्स को देखते हैं पहले, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले है पैटर्न, उसके बाद सीक्वेंस, देन सीरीज, और लास्ट में देखेंगे हम प्रोग्रेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न क्या होता है। सिमिलर बेसिस पे जब कोई डिजाइन बनता है उसको हम पैटर्न कहते हैं, ठीक है। कुछ सिमिलरिटीज होगी उन सबके अंदर, वो पैटर्न है। और पैटर्न जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल हो सकता है, अल्फाबेटिकल हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल के अंदर 1 2 3 4 5 ये एक पैटर्न है, या 2 4 6 8 10 ये एक पैटर्न है, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है। अल्फाबेट के अंदर जैसे आपने ABCD पढ़ी है, या हिंदी में अ आ इ ई पढ़ा है, ये सब एक पैटर्न है, ठीक। या अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है जैसे कि ये, या फिर कोई सिंबॉलिक हो सकता है जैसे कि ये, ठीक है। या फिर आपने इसके अलावा भी कई तरह के पैटर्न्स पढ़े हैं, जैसे प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड्स में, इस तरह के और भी बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। अब पैटर्न के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी एक तरह का पैटर्न होता है, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है मैथमेटिकल लॉजिक या फिर किसी मैथमेटिकल रूल पे, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 जैसे अभी हमने पढ़ा, या 2 4 6 8 10 12 इस तरह का कोई नंबर है, या मान लेते हैं 2 5 10 17 26 ये एक पैटर्न है, या मान लेते हैं मैं लिख दिया 1 1 1 1 1 ये एक पैटर्न है, या 20 15 10 5 0 -5 इस तरह चलता है, कोई एक पैटर्न है। या 2 3 5 7 11 13 17, तो कुछ भी इस तरह का पैटर्न जो एक मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल रूल पे बेस्ड है, उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो सीक्वेंस फाइनाइट होगा या सीक्वेंस इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स उसमें फिक्स होंगे कि भाई टोटल 10 ही है, 20 है, 50 है, 100 है, फिक्स है, ठीक। लेकिन मैंने बात कर ली कि इवन नंबर्स की, इवन नंबर्स की ग्रुप की बात कर ली, तो उसमें कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट। तो ये कैसा सीक्वेंस बन गया? इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक। मैंने नेचुरल नंबर की बात कर ली, तो नेचुरल नंबर्स में कितने नंबर आएंगे? इनफाइनाइट। तो ये भी एक क्या बन गया? इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये जो सीक्वेंस लिखे हुए हैं सब में देखिए एक ना एक मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे लास्ट वाला है 2 3 5 7 11 13 17, ये जो नंबर्स का ग्रुप है इसके अंदर क्या है? ये सब के सब प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जिसके अंदर एक मैथमेटिकल रूल या एक मैथमेटिकल लॉजिकल फॉलो हो रहा है जिस पैटर्न के अंदर, वो हमारा सीक्वेंस है। और इसी सीक्वेंस को अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे मान लेते हैं 2 4 6 वाले एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 10, ठीक है। मान लेते हैं 5 एलिमेंट थे उसके अंदर, और इन 5 नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया 2 4 6 8 एंड 10, तो मेरा क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने पैटर्न देखा, पैटर्न कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर सिमिलरिटीज हो, उसी पैटर्न में से जो मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल
रूल पे बेस्ड होते हैं, वो सीक्वेंस बनते हैं, और उस सीक्वेंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा सीरीज बनता है। बात समझ में आ गई। अब इन्हीं सीक्वेंस में से कुछ जो है वो हमारे प्रोग्रेशन बनेंगे। अब प्रोग्रेशन कैसे पता लगेगा कौन से बनेंगे नहीं बनेंगे? तो देखो, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2 के मल्टीपल है या इवन नंबर है, कुछ भी कह सकते हैं हम। अगर मैं इसको आगे लिखते जाऊं तो मैं मान लेता हूं कि लास्ट में एक nth टर्म आएगा। ठीक है, nth टर्म आएगा, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं तो ये मेरा प्रोग्रेशन बनेगा। और अगर मुझे पता नहीं लगे कि किस रूल के तहत मेरा nth टर्म आएगा तो मेरा प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। जैसे मान लेते हैं पहले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एंड आगे चलते जाए तो 2 इंटू एन की अगर मैं फॉर्म लिख दूं, लास्ट वाली जो लास्ट टर्म होगी मैं वो मान लेता हूं nth टर्म है। लास्ट टर्म को मैंने क्या माना? nth टर्म। वो मेरी 2n आएगी। तो अगर मुझे ऐसे पता लग जाए कि इसमें लास्ट में 2n आएगी या इसमें ये वाली आएगी तो ये मेरा प्रोग्रेशन बनेगा। और अगर मुझे लास्ट टर्म nth टर्म नहीं पता लगेगी तो ये मेरा प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा था 2, 5, 10, 17, 26, 37 एंड सो ऑन। सबसे पहले चेक करो क्या ये सीक्वेंस है, क्या कोई लॉजिक है इसके पीछे? बिल्कुल है। पहला नंबर जो है वो पहले नंबर का स्क्वायर है, उसमें 1 ऐड करो तो 2 आ गया। नेक्स्ट है 5 कैसे आया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ऐड किया तो 5 आया। नेक्स्ट नंबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 ऐड किया तो 10 आया। फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 आया। फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 आया। तो इस तरीके से मुझे इतना तो पता लग गया कि ये एक सीक्वेंस है। लेकिन नंबर्स कैसे आ रहे हैं? पहले नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं प्लस 1 ऐड कर रहा हूं। तो ऐसे करते करते अगर nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? n का स्क्वायर कर देंगे प्लस का 1 कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे मैंने अभी का एग्जांपल लिया प्राइम नंबर्स का। अब पहला 2 है, देन 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, इस तरीके से बढ़ रहा है। इसमें आपको ये एक मैथमेटिकल लॉजिक पे तो है क्योंकि प्राइम नंबर है, लेकिन किस लॉजिक पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐसा आपको कुछ स्पेसिफिक लॉजिक दिखाई नहीं देगा। इसका आप nth टर्म नहीं निकाल सकते, इसलिए प्रोग्रेशन भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने पैटर्न, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन देखा। बात समझ में आ गई? पैटर्न सिमिलरिटी से बेस्ड, सीक्वेंस मैथमेटिकल रूल या लॉजिक पे बेस्ड। सम कर देंगे सीक्वेंस का तो वो सीरीज बन जाएगा। और सीक्वेंस में जिसका nth टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमारा प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? यानी कि सीरीज या फिर एक सीक्वेंस है नंबरों का जो या तो सेम नंबर से इंक्रीज होगा या सेम नंबर से डिक्रीज होगा। यानी कि दो नंबर्स के बीच में हमेशा एक कांस्टेंट होगा, फिक्स नंबर होगा। अगर 5-5 बढ़ रहे हैं तो हर एक में 5 बढ़ेंगे, 10-10 कम हो रहे हैं तो हर एक में 10 कम होंगे। ये हमारा आएगा अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसको थोड़ा सा और समझते हैं। हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक चीजें पढ़ ली है। अब बेसिक चीजें पढ़ने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको देखा ध्यान से। हमने पढ़ा कि अगर सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो प्रोग्रेशन बनता है। ठीक, तो क्या जिन जिन सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं क्या वो सारे प्रोग्रेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे? जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आया था, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आया था, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 आया था। तो हमारी जो सीक्वेंस बनी है वो 2, 5, 10, 17, 26 एंड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से
n का स्क्वायर यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म बन रही है, तो ये हमारा nth टर्म है। इसका हमने nth टर्म फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इसके बीच में गैप कितना है, 3 का। इसके बीच में गैप कितना है, 5 का। इसके बीच में गैप कितना है, 7 का। इसके बीच में गैप कितना है, 9 का। ठीक, यहां पर क्या हो गया, गैप अलग अलग आ गए हैं, इसलिए ये जो सीक्वेंस है जिसका हमने nth टर्म भी फाइंड आउट किया है वो एक एपी नहीं है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट एपी। मतलब जितने भी प्रोग्रेशन होंगे सबके सब सीक्वेंस होंगे, लेकिन जो सारे सीक्वेंस है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी प्रोग्रेशन भी हो। ठीक है, कैसे पता लगेगा, उनके बीच के गैप से। जितने भी टर्म्स है उन सब के बीच का जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर ये गैप अलग अलग आ रहा है तो वो सीक्वेंस तो होगा लेकिन एपी नहीं होगा। अगर ये गैप भी इक्वल आता तो ये सीक्वेंस भी होता और एपी भी होता। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब हम एपी के बारे में बात करते हैं। तो प्रोग्रेशन जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से कोई सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारा है सेकंड टर्म, ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म, ये हमारा हो गया 5 टर्म। ऐसे ही करते 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 इसका हम लास्ट टर्म जो है वो मान लेते हैं nth टर्म आएगा। ठीक है, इसका जो लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म आएगा, मान लेते हैं। हालांकि ये कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई ये nth टर्म है। ठीक, हो सकता है बीच में कोई एक नंबर आया हो, कौन सा, mth टर्म आया हो। ठीक, mth टर्म के बाद जो नेक्स्ट नंबर आया होगा वो आया होगा m+1 टर्म। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया होगा, m+2 टर्म। नेक्स्ट कौन सा होगा, m+3 टर्म। नेक्स्ट कौन सा होगा, m+4 टर्म। ऐसे करते करते कभी an आया होगा। अच्छा, an के बाद भी हम क्या लिख सकते हैं, n+1 टर्म, फिर n+2 टर्म, फिर n+3 टर्म। तो इस तरह से गाड़ी चलती जाएगी। करते 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 मान लो an+n आ गया। ठीक, यानी कि इसको लिख सकते हैं an+n2n। क्या इसके बाद भी टर्म होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा, a2n प्लस का 1 जोड़ दो, फिर 2n प्लस का 2 कर दो। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ठीक, अब अगर किसी सीक्वेंस के इनके बीच का गैप बराबर है तो वो क्या बनती है, प्रोग्रेशन बनती है। ठीक, तो देखते हैं और कैसे पता लगेगा, कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है। a2 माइनस a1, 4 माइनस 2, हमारे पास 2 आ गए। यहां से कीजिए a3 माइनस a2, 6 माइनस 4, फिर 2 आ गया। आप 8 में 6 माइनस करेंगे, फिर a4 माइनस a3, फिर 2 आएगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंस आते जा रहा है वो सब में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा D जो है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सार में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन आना चाहिए तभी वो एपी होगा। अच्छा, अब कोई भी एपी जो है वो बना कैसे, अपना एग्जांपल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। पहला जो है फर्स्ट टर्म वो हमारा 2 है। अब a2 कैसे आया है, a2 कैसे आया है, जो फर्स्ट टर्म में हमने एक नंबर ऐड कर दिया, वो नंबर कौन सा है, D, कॉमन डिफरेंस। ये देखो
ए में 2 आया है, 2 आया है, उसमें इन दोनों का गैप कितना है, 2 का है, तभी तो 4 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट A3 कैसा है, A2 में हमने फिर से D ऐड कर दिया, A2 क्या हमारा 4 हमने 2 ऐड कर, आंसर आ गया 6। फिर A4 कैसा है, A3 में हमने फिर से D ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस 6 प्लस का 2 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है। A1 2 है जो फर्स्ट टर्म है, A2 A प्लस डी, A3 क्या है, A2 में फिर से D ऐड करा। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से देख लो, A1 जो है वो तो A1 ही है, और A2 जो है A प्लस डी की फॉर्म है। ठीक है, और A3 जो है A प्लस डी में हमने एक और D ऐड किया था। ठीक है, A प्लस डी में हमने एक और D ऐड किया था, D तो ऐड किया था हमने भाई, A2 क्या है, A प्लस डी, A प्लस डी तो है A2, तो A2 क्या लिखे मैंने, A प्लस डी, और एक और D ऐड किया जैसे यहां पे, तो क्या बन गया A प्लस 2D। अब A4 है, A4 कैसे निकलता है, जो A3 है, A4 जो है वो A3 है, उसमें D ऐड करा, और A3 क्या है, A3 हमारा A प्लस 2D, उसमें D ऐड कर दो, तो क्या आ गया A प्लस 3D। ठीक है, अगर A5 निकालना तो क्या होगा, A प्लस 4D। बात समझ में आ रही कैसे, A1 कोई D नहीं, A2 एक D, A3 2D, A4 3D, A5 4D। अगर ऐसे ही मुझे A10 निकालना हो तो क्या होगा, A प्लस 9D। बात समझ में आ रही है, हर बार जितना वैल्यू निकालना उससे एक कम है। ठीक है, क्योंकि शुरू वाले में कोई D नहीं था इसलिए। अब अगर A मुझे 50D निकालना हो तो A प्लस 49D, अगर A 100 निकालना हो तो A प्लस 99D, A N निकालना हो तो A प्लस N माइनस 1D, एक कम, A M निकालना हो तो A प्लस M माइनस 1D। बात समझ में आ गई, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे, जिस भी टर्म को निकालना होगा हम उससे हमेशा एक नंबर कम यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, और यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, AN, ये है nth टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जिस भी टर्म की बात होगी उससे हमेशा एक टर्म कम लेना है। क्लियर हो गया। अब तो जो हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें ये हमारा nth टर्म होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और D जो है ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। AP जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि D कैसा है। ठीक है, अगर D प्लस का है तो AP जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी, अगर D माइनस का है तो AP जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी, और हो सकता है कि D 0 भी हो तो वो एक कांस्टेंट बनेगी। बात समझ में आ गई, तो ये कैसे हो सकता है, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 तीन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछेंगे चेक वेदर दिस इज
एन एपी और नॉट। तो एपी चेक करने के लिए हमें पता है कि हम सिर्फ से कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, आप 2-3 जो है कॉमन डिफरेंस दिखा दीजिए। D1 कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4, ये हमारा A5, ये हमारा A6 एंड सो। अब A2 4, A1 2, डिफरेंस आ गया 2। एक और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 6 माइनस 4, डिफरेंस आ गया 2। एक और चेक कर लेते हैं D3, A4 माइनस A3 8 माइनस 6। ठीक है, तो लिख दीजिए D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, हेंस इट इज एन एपी। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा सकता है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 2। ठीक है, इसका जो पहला पद है वो 2 है, और कॉमन डिफरेंस सार अंतर क्या है? तो D1 कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2 2। ये इसका कॉमन डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो ध्यान से। मान लो आपको दे देगा an इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है, इफ an इक्वल टू 2n प्लस 1, फाइंड द एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मान लो उसने ऐसा पूछा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का हमें एक तो एपी ज्ञात करना है, इसका पहला पद ज्ञात करना और एक सार अंतर ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहले क्या होगा? पुट n इक्वल टू 1। ठीक, हम 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस का 1 क्या आ गया? 2 प्लस 1 3। अब 2 डाल दो, 2 इंटू 2 प्लस का 1 5 आ गया। 3 डाल दो, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 आ गया, एंड सो ऑन। अब देखिए आपका 3 5 7 एपी आ गई। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ए हमने निकाल दिया, हमने डी निकाल दिया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्लियर? अब मान लेते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन आ गया कि चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। इफ यस, देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। सबसे पहले पता लगाना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो अगले 3 और पद निकालने हैं। ठीक है, तो हमारा ए इक्वल टू 3 है और डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 से। तो A2 हमारा क्या है? 3 प्लस √2 माइनस 3 कट गया, क्या आ गया? √2। ठीक है, एक और डी निकालो, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा? 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 माइनस √2 कट गया, 2 में से 1 गया 1। तो √2 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब D इक्वल है और D इक्वल है, इट मीन्स इट इज एन एपी। इतना समझ में आ गया। अब अगर ये एपी है तो हमें इसके और टर्म्स निकालने हैं। तो 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकलेगा? A प्लस 5 माइनस 1 D, A प्लस 4 D। A क्या हमारा? 3 4 और D क्या हमारा? √2। क्या आ गया? 3 प्लस 4 √2। ठीक है, A6 निकालना है। कैसे निकलेगा? A5 प्लस का D। ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? A5 क्या है? 3 प्लस 4 √2
प्लस का डी कर दो, 3 प्लस 4 प्लस 1 5 हो गया, 5√2, ये आंसर आ गया। A7 निकालना है तो A6 प्लस डी, A6 का निकला था 3 प्लस 5√2 प्लस का डी, तो आंसर आ गया 3 प्लस 6√2। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान है। अब जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है कि किसी आदमी को हर साल 500 रुपए देने हैं 5 साल तक, पहले साल जो भी प्रिंसिपल है उसके बाद 500, फिर प्लस 500, फिर प्लस 500, फिर प्लस 500, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एपी का। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट कंपाउंड होता तो हमें पता है इंटरेस्ट जो कंपाउंड में हर साल चेंज होते जाता है, तो ये एपी नहीं होगा क्योंकि हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस है जो एपी में, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे 5.1। टिल देन वॉच दिस वीडियो, and if you have any problem then comment.